गुड आफ्टरनून। आगे स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपनी लॉ की बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे, फटाफट। कल हम डिपॉजिट्स पढ़ रहे थे। डिपॉजिट्स में टॉपिक वही चल रहा है कि अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो क्या होगा। टॉपिक वही चल रहा है कि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो क्या होगा। वही टॉपिक चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो क्या होगा। इसके अंदर सेक्शन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। इसके अंदर सेक्शन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। हमारा पार्ट अब कौन सा बचा है? हमारा रूल्स वाला पार्ट बचा हुआ है। कौन सा वाला पार्ट बचा हुआ है बेटा? रूल्स वाला पार्ट बचा हुआ है। सेक्शन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अभी कौन सा वाला पार्ट बचा हुआ है? रूल्स वाला। करें स्टार्ट। चलिए, तो बेटा स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अब आगे क्या पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे, देखिए आगे क्या पढ़ना है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो जब हम कल रूल्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, कल हम रूल्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? पहले बताओ। पढ़ तो रहे थे। तो रूल्स के अंदर पहला वाला पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया था, पूरा डिस्कस हो गया था कल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या रहेंगे और डिपॉजिट का टेन्योर क्या रहेगा। ठीक है, आप खड़े हो। हाँ, आप कल कहां थे आप? सर आप कितनी छुट्टियां करते हो? कितनी छुट्टियां करते हो? क्या मजाक चल रहा है? क्या पढ़ाई चल रही है? पावर कट था तो पावर कट कहां था? हम तो आए थे यहां पढ़ा रहे थे। कौन सी पावर कट थी? हाँ, किसने कहा था ऑनलाइन आने को? तुम्हारे क्या वो चलता है क्या मैरी गो राउंड की, एक दिन ऑफलाइन आऊंगा एक दिन ऑनलाइन आऊंगा, किसी दिन पेट में दर्द होगा तब कुछ और करूंगा? बताओ तो सही। मतलब तो ऑफलाइन नहीं आएगा ना आज के बाद? ठीक है, तो आज के बाद मैं देखो ऑफलाइन अलाउ नहीं करूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद ऑफलाइन नहीं आओगे मेरी क्लास में। या तो ऑफलाइन आ जाओ या ऑनलाइन आ जाओ, ये मैरी गो राउंड नहीं चलेगा। तो आज के बाद मैं आपको ऑफलाइन अलाउ नहीं करूंगा। दिस इज द लास्ट क्लास दैट यू आर अटेंडिंग ऑफलाइन। ठीक है, चलिए। तो आज के बाद ऑनलाइन अलाउ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। मैं देखते ही हटा दूंगा फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो बोलेगा ना मेरे दोनों पांव टूट गए, कट के निकल गए, तो भी नहीं अलाउ करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, इधर देखना। आप क्या हंस रहे हो? हंसो मत उस पे। चलो इधर आओ। कितनी बेवकूफ, मतलब बोलो हंसो मत तो और हंस रही है। चलो, क्या नाम है आपका? सेजल। तो किंजल, सॉरी सॉरी, कैसा तो नाम रखा है घर वालों ने। आ जाओ। हाँ, अच्छा मैंने किंजल रखा है। आ जाओ। तो बेटा अब सुनना मेरी बात, इधर देखना। कल यहां से पढ़ना चालू करना हमको, 4th पॉइंट से करना है क्या? अच्छा बेटा क्या होता है, कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहती है। क्या लेना चाहती है? डिपॉजिट्स लेना चाहती है। तू कुछ मत हो, तू भी छुट्टी पे था, मेरे को याद है। अब क्या होता है, एक क्लास में एक ही को डांट सकते हैं, दो को डांट नहीं सकते, फिर टाइम खराब हो जाता है। कुछ मत हो, मेरे को सब दिख रहा होता है, कौन आ रहा होता है कौन नहीं आ रहा होता। तुम 200 भी बैठोगे ना तो भी दिखेगा। अब तुम होशियार बन के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों मधुमक्खी, सही बोल रहा हूं? बता, ढंग वंग तो नहीं मारा तूने किसी को? चलो चलो आओ। हाँ भाई इधर देखना, कल यही तो बोला था मैं डंग मार दूंगा। अच्छा विधान बोला था क्या? ओह, मुझे लगा यही बोला है। कौन सा तो टॉपिक चल रहा था जिसमें बोला था ना। चलो आओ, मैक्सिमम ब्रोकरेज फॉर डिपॉजिट्स। अच्छा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? अब मेरी बात सुनना। जैसे हम डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेंगे, हम डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेंगे तो डिपॉजिटर्स को उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ तो कितना इंटरेस्ट पे करें? 10%, 12%, 9%, 8%, तुम्हारी जितनी मर्जी करो यार, वो पहले से डिसाइडेड होता है। जो डिसाइडेड है वो करो। लेकिन अब क्या होता है कि इन्होंने बोला कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई वो एक मैक्सिमम रेट ऑफ डिपॉजिट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई करेगी डिपॉजिट पे। कौन नोटिफाई करेगा? क्या नोटिफाई करेगी? किसके ऊपर? फॉर एनबीएफसी, फॉर, और वही रेट कंपनी पे भी अप्लाई होगी। वही रेट मतलब कंपनी की डिपॉजिट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसके ऊपर? कंपनी के डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस रेट से ज्यादा नहीं हो सकता है जो रेट आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नोटिफाई करी है। फर्ज करो
अज्यूम करो मतलब फर्ज करो, फर्ज, अर्ज करो अलग होता है, फर्ज करो अलग होता है। अर्ज करो थोड़ी शायरी थोड़ी सुनानी है, एक था अमन एक था चमन, शायरी थोड़ी सुनानी है। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। चलो आपका नाम थोड़ी ना अमन है, अमन नहीं है क्या? अच्छा, खैर इस क्लास में सभी का नाम अमन है। चलो तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना। अब तो आपको पता चल गया इस क्लास में हर किसी का नाम अमन है। ये न्यू एंट्रेंट है, समझ नहीं पाता था पहले जोक क्या है। चलो खैर, सो द टॉपिक वाज कि आरबीआई ने एक मैक्सिमम रेट नोटिफाई कर दी एनबीएफसी के लिए। किसके लिए? आरबीआई ने एनबीएफसी को बोलते हैं सुन यार एनबीएफसी, तू ना डिपॉजिट पे 8% से ज्यादा ब्याज नहीं देगी, तो 8 मैक्सिमम रेट। अब कंपनी बोले नहीं हम तो 7 ही देंगे, 6 ही देंगे, 5 ही देंगे, 4 ही देंगे, कुछ भी देना तू, मैक्सिमम कितना देगी? 8। अब ये जो मैक्सिमम रेट किसके लिए नोटिफाइड है? यही कंपनी के लिए अप्लाई होगी। तो मान लो एक कंपनी है तनीषा लिमिटेड, इसने पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया, तब ये भी पब्लिक को डिपॉजिट पे मैक्सिमम रेट कितनी देगी? 8%। तो लॉ बोला कंपनी के डिपॉजिट्स के ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगी जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने नोटिफाई करी हुई है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक तो ये हो गया, क्लियर है? अच्छा, एक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत सारे होते हैं। अब एक एक मेंबर से जाओ, डिपॉजिट लो, इतना वेला कौन है शैलेश के अलावा? तो इतना वेला कौन है? पेट वेट में तो दर्द नहीं है, तबीयत ठीक है तेरी? आजकल सही चल रही तेरी तबीयत? क्या बात है। चलो एक ही दिन खराब हुई थी सर। चलो तो देखो सुनना, किस दिन खराब हुई थी तनीषा? के दिन, टेस्ट वाले दिन हुई थी, राइट। तो मैं बोल रहा था कोई अभी 27 को होगी, प्री प्लान तबीयत खराब होती है भाई की। बोले आज 27 को भाई की तबीयत खराब होने वाली है, 26 तारीख को 500 जलेबी खा लेता है, 27 तारीख को तबीयत खराब, किस्सा खत्म। चलो तो देखो सुनना, या गोलगप्पे खा लो 100, काम तमाम। चलो हाँ हाँ, नहीं चला जा, घूमा, देख ले क्या है, मौसम देखा। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो मजाक अपनी जगह है। अब कंपनी बहुत सारे मेंबर से ब्रोकरेज डिपॉजिट लेना चाहती है। अब यार एक एक जने से जाएंगे डिपॉजिट लेंगे, इतना टाइम किसके पास है? तो मैंने इसको ना तनीषा को अपना एजेंट बना दिया। मैंने यार तू एजेंट है, तू मेरे ब्याह पे मेरे मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट कर ले, तेरे को ब्रोकरेज दे दूंगा, ब्रोकरेज दे दूंगा। ब्रोकरेज को हिंदी में आड़त बोलते हैं, आड़त। ब्रोकरेज को हिंदी में आड़त बोलते हैं, ठीक है, आड़त, ठीक है। तो मैं देखो ब्रोकरेज दे दूंगा। आपके किसी के अनाज मंडी का काम है क्या? अनाज मंडी में शॉप हो किसी की, आपके है तो पापा से पूछना, आड़तिया ही है आपका, आड़तिया ही हो गया और क्या हो गया, आड़तिया बोला जाता है अनाज मंडी वालों को। अनाज मंडी की बहुत ऑडिट्स है मेरे पास। तो देखो सुनना, तो बेसिकली ये क्या हो गई, ये ब्रोकर हो गई, ब्रोकर बोल लो, एजेंट बोल लो। तो मैंने कहा तो मेरे भी यहाँ पे ब्रोकरेज कलेक्ट कर ले, मतलब मेरे भी यहाँ पे डिपॉजिट कलेक्ट कर ले, तेरे को ब्रोकरेज दे दूंगा। तो ये बहुत सारे मेंबर से डिपॉजिट लेके आए मेरे भी यहाँ पे, ये नंदिनी से ले आई, अरे जो भी हो, कौन सा आपने दे दिया, चलो तो दिव्यांशी से ले आई, और ये नंदिनी से ले आई, और ये निशा से ले आई। अब निशा तो मेरे से बात करेगी नहीं, बोले सर कल आपने मेरे को डांट दिया था जोर से, तलवार वलवार लेके आई आज ये। चलो तो ये निशिता से ले आई, सारांश से ले आई, अमन से ले आई, तनीषा से ले आई, खुशप्रीत से ले आई, श्रेया से ले आई, हर्ष से ले आई, ये दिव्या से ले आई। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों से क्या ले आई, मेरे ब्याह पे डिपॉजिट ले आई। अब मान लो इसने कुल मिला के मेरे लिए 1 करोड़ के डिपॉजिट इकट्ठे किए, तो 1 करोड़ के डिपॉजिट पे मैं इसको क्या पे करूंगा, ब्रोकरेज। मैं इसको क्या पे करूंगा, ब्रोकरेज। लो बेटा, तो देखो सुनो, मैं इसको 1 करोड़ पे क्या पे करूंगा, ब्रोकरेज पे करूंगा। अभी करूंगा, पे करूंगा, पहले सुनो तो सही। तो अगेन ये रूल है, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज स्पेसिफाई करी है। वही रेट किस पे अप्लाई होगी, कंपनी पे। तो कंपनी जब ब्रोकरेज पे करेगी, कंपनी जब ब्रोकरेज पे करेगी, देना फोन, कंपनी जब ब्रोकरेज पे करेगी तो उस रेट से ज्यादा ब्रोकरेज पे नहीं करेगी, आप मेरा ले लेना, ठीक है। कंपनी उस रेट से ज्यादा ब्रोकरेज पे नहीं करेगी जो रेट आरबीआई ने किसके लिए नोटिफाई किया, एनबीएफसी के। जैसे मैं बता देता हूं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, अगर याद रखना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज इस समय नोटिफाई की थी आज की तारीख में, दैट इज 2.5%। तो अगर इसलिए मेरे भी यहाँ पे 1 करोड़ का डिपॉजिट लाई, तो 1 करोड़ का 2.5% कितना होगा, 2.5 लाख रुपए। तो मैं इसको मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी दे सकता हूं, 2.5 लाख। मतलब ये हो गया, कंपनी डिपॉजिट्स के ऊपर जब इंटरेस्ट पे करेगी
या कंपनी डिपॉजिट्स के ऊपर जब ब्रोकरेज पे करेगी। तो इंटरेस्ट रेट भी और ब्रोकरेज रेट भी वो अप्लाई होगी जो आरबीआई ने नोटिफाई करी हुई है एनबीएफसी की। ये इस टॉपिक का जिस्ट है। बोलिए आया कि नहीं आया? पढ़ना ध्यान से। अब ये तो लॉ तो उल्टी लैंग्वेज लिखेगा। तू मेरी क्लास से निकल जा अगर पढ़ना नहीं है तो। मैं सिंपल टर्म में बोल रहा हूं, क्लास में रुक के पढ़ाई कर लो, पर नेगेटिव लैंग्वेज उल्टी बात करेगी। तू मेरी क्लास से निकल जा अगर पढ़ना नहीं है तो ये नेगेटिव लैंग्वेज है। कंपनी डिपॉजिट ही नहीं लेगी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखी है उस रेट से जो आरबीआई ने नोटिफाई करी है एनबीएफसी के लिए। समझ गए? उल्टी लैंग्वेज लिखता है। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर लॉ में नेगेटिव लैंग्वेज है तो एग्जाम में भी नेगेटिव लैंग्वेज ही लिखनी है। अगर आपने नेगेटिव लैंग्वेज को पॉजिटिव लैंग्वेज करके लिखा तो मार्क्स आने वाले नहीं। क्लियर है क्या? समझ गए क्या निशा? सॉरी, इससे डर लगता है मेरे को। अकेली स्टूडेंट से मेरे को डर लगता है, बाकी सबको मेरे से डर लगता है, इसको मेरे को इससे डर लगता है। तलवार वलवार तो नहीं लाए हो? मैं थोड़ा दूर ही रहूंगा। है? अरे ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है, चलो कोई छोटी बोतल में एसिड वैसिड भर के लाए हो, मैं तो थोड़ा दूर ही खड़ा हो जाता हूं। तो देखो, नो कंपनी शेल इनवाइट, और प्लीज इधर देखो आप, नो, अच्छा आप ही पढ़ा दो, मैं तो बैठ जाता हूं आके। नो कंपनी शेल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट इन एनी फॉर्म। अब देखो यहां से मेन पॉइंट चालू हो रहा है। कैरिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट या पे ब्रोकरेज देयर ऑन एट अ रेट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज, जो किसने स्पेसिफाई की है? प्रिस्क्राइब बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्लियर है? पक्का? चाहो तो सिंपल टर्म्स में यहां पे लिख लो, एग्जाम में तो नहीं लिखना सिंपल, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, यहां पर लिख लो सिंपल टर्म्स में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, या टॉप मार्जिन पे भी लिख सकते हो अगर जगह यहां कम लगे तो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड ब्रोकरेज रेट ऑन डिपॉजिट्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड ब्रोकरेज रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड ब्रोकरेज रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड ब्रोकरेज रेट ऑन डिपॉजिट्स shall not exceed the rate, shall not exceed the rates prescribed by RBI, shall not exceed the rates prescribed by RBI for NBFC, shall not exceed the rates prescribed by RBI for NBFC. क्लियर है बच्चों? बताओ आया नहीं आया समझ में? अरे आ गया क्या? वेरी गुड। आप दोनों ऑनलाइन पढ़ते हो क्या? मतलब मई 2023 अटेम्प्ट है आपका, तो ये वाला नवंबर जो भी 6 महीने बाद है, मतलब नवंबर 22, और आपने ट्यूशन ज्वाइन करी है 13 अप्रैल को, रिजल्ट आया था 13 फरवरी को। हाँ, मतलब मोटा मोटी 2 महीने हो गई। अरे कभी भी आया था, वैसे मेरे को याद है 13 या 14 को आया था, 11 को आया था, 10 को आया था, कभी भी आया था। 2 महीने हो गई ना। कहां थे भाई आप 2 महीने? बोले से चांद पे थे, घूम रहे थे। आप ही तो नहीं गए थे इलोन मस्क को रॉकेट वॉकेट में बिठा के मार्स पे लेके हैं? वो गया था ना ऐसे फरवरी में गया था कभी। हाँ भाई, कहां थे? चलो अब बेटा पढ़ते हैं, कंटिन्यू। आप क्लास के बाद एक बार मेरे से मिलके जाना, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आता है? चलो अच्छा, 5th पॉइंट हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ी लिया। हो क्या जाएगा मतलब पढ़ी लिया। 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट हो गया, अब 10 पॉइंट बचा है। सर 8 हो गया भैया, 9 पॉइंट हो गया, 10 पॉइंट हो गया। आपने भांग खाई होगी जब मैं करा रहा हूं। 10 पॉइंट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। कौन बोला था 8 पॉइंट बाकी? हाँ तो पढ़ के आना तो हो गया ना। चलो 10 पॉइंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, 10 पॉइंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट।
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बट पढ़ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, बस इसमें हाईलाइट कुछ नहीं करूंगा। आप लोग को बुक्स इश्यू हो गई है क्या लॉ की? ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुनना, लॉ के अंदर मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितना मैं मतलब बोर्ड पे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। मैं जितनी चीजें पढ़ाता जाऊंगा, मैं नॉर्मली अंडरलाइन करता हूं, आप भी अंडरलाइन कीजिए। एक हाइलाइटर परचेज कर लीजिएगा, और अभी हाइलाइटर नहीं है तो इससे बोरो कर लीजिए। 2 ले लूं मैं? ठीक है, तो ये हाइलाइटर आप ले लीजिए। जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं सेम टाइम पर हाईलाइट होती हुई चलेंगी। तू बड़ा मांगता है यार, एक लेकर बैठा है, इसके और चाहिए तेरे को, मुझे क्या पता कैसे करा। 2 लो। तो बेटा मेरी बात सुनना, आप दोनों ध्यान से, जितनी चीजें मैं हाईलाइट करता जाता हूं वो हाईलाइट करनी होती है, वो कीवर्ड्स है, वो सब मैं बाद में गाइड कर दूंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको हाईलाइट करना है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको अंडरलाइन करना है। खत्म हो गई क्या ऊपर बुक? फिर वो से भी वो बुक 3-4 दिन बाद ही आएगी, क्योंकि मैं ही लेकर आऊंगा, तो 3-4 दिन बाद ही इश्यू होगी। तब तक आप दोनों सेम बुक से पढ़िए, और एक जना ये हैबिट बनाइए कि हाईलाइट करे, ठीक है? एक मार्कर वापस कर दो इसको। देखो इधर देखना, तो हर कंपनी को बेटा एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनाना है। अब एक बात बताओ, आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों से डिपॉजिट ले लिया, अब उन्हें रीपे भी तो करना पड़ेगा। अब कैसे याद रहेगा किससे डिपॉजिट लिया, कितने अमाउंट का लिया, कब लिया, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, कब रीपे करना है? मुश्किल है। तो लॉ बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, आप जितने भी डिपॉजिट्स ले रहे हो ना उसका एक रजिस्टर बना लो। क्या बना लो? रजिस्टर में डिटेल्स रिकॉर्ड कर लो। जैसे मान लो मैंने डिपॉजिट लिया तनीषा से, तो तनीषा का नाम लिख देंगे। नाम बताओ आपका? तनीषा शर्मा। तनीषा का एड्रेस लिख देंगे, बताओ। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, एक रजिस्टर बन रहा है। अब जैसे तनीषा से डिपॉजिट लिया तो रजिस्टर में एंट्री कर दी, नाम तनीषा शर्मा, पता महेश नगर जयपुर, पैन नंबर शायद इसके पास नहीं होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है 10 डिजिट का, तो जो भी इसका एक पैन नंबर होगा वो इसके पास तो होना नहीं चाहिए प्रोबेबली। तो जैसे अब कैसे होगा ना बेटा, इनकम ही नहीं कमाती, इसमें हंसने का तो क्या था? तेरे पास है क्या? किसके पास है? कित्तों के पास है? अच्छा है क्या आपके पास है? अरे मुझे पता ही नहीं था। बताओ फिर आपका पैन नंबर बताओ, बेवकूफ। तो पैन नंबर जो भी होगा, जैसे मेरा पैन नंबर है AFJPL 9622B, तो वो आ जाएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ गार्जियन आ जाएंगे, अगर जो पैसा देने वाला है वो माइनर है। अब ये तो माइनर लग नहीं रही किसी भी एंगल से, पर मान लो खुशप्रीत होगी तो माइनर के केस में गार्जियंस की डिटेल भी आ जाएंगी। पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी कौन है? कल को आपके ऊपर बुलडोजर चढ़ गया, आप मर गए, आपने फांसी लगा दी, जो भी है, कुल मिला के आप कल को मर गए तो आपका पैसा किसको जाएगा? तो किसको बनाओगे बताओ नॉमिनी? हाँ हाँ, किसको? माइनर को? इस कदम को उड़ जाएगी हवा के झोंके में, तो ये इसको बना लो, दिव्यांशी को बना लो। तो नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा इसका नॉमिनी। चलो, तो पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DRN, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर। सर मैंने इससे डिपॉजिट लिया, इसके पास क्या प्रूफ है कि इसने मेरे को पैसा दिया है? तो मैं इसको एक रसीद बना के दूंगा, रसीद ही तो बोलते हो आप, रिसिप्ट बना के दूंगा। उस पर लिख दूंगा इसका नाम तनीषा शर्मा और जितना अमाउंट लिया, तो उस रिसिप्ट का जो नंबर है दैट इज डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, वो आ जाएगा इस रजिस्टर में। और क्या आएगा? किस डेट पे डिपॉजिट लिया, मान लो आज ही लिया, यानी कि 13 अप्रैल को। कितना दिया आपने बताओ तनीषा? शक्ल देखिए, बोल रही 50 लाख। चलो ठीक है, तो 50 लाख का इसने मेरे को डिपॉजिट दिया। ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट कितने साल दोगे बोलो? देखो गवाह, कल पढ़ाया, नहीं कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, मैं सुनना चाहता था 5 साल। डिपॉजिट का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है 6 महीना एंड मैक्सिमम है 36 मंथ, तो ये इसी पीरियड के लिए दे सकते। तो बोलिए सर मान लो 2 साल के लिए दिया, तो ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट आ जाएगी। तो ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट क्या हुई? आज है 13 अप्रैल 2022, तो मान लो 2 साल के लिए लिए, तो ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट हो गई 13 अप्रैल 2024। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, मान लो 6%। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट या तो क्वार्टरली पे होता है या हाफ ईयरली पे होता है या ईयरली होता है, उसके अकॉर्डिंग ड्यू डेट आ जाएगी। मैंडेट, मैंडेट क्या होता है? सर मैंडेट एक बैंक फॉर्म होता है, अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो, मतलब जैसे मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा तो मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट इसके अकाउंट में
डायरेक्टली क्रेडिट हो जाए, तो मैं से एक मैंडेट मांगूंगा। मैंडेट एक फॉर्म होता है, ये आपको बैंक से मिलता है। इस फॉर्म में आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपके सारे अकाउंट की डिटेल्स होती है और बैंक का सील और साइन होता है। ये जब मुझे मैंडेट देगी तो मैं इससे अपने अकाउंट नंबर इसका ऐड कर लूंगा अपने सिस्टम में, और जब भी इसको इंटरेस्ट देना होगा ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। वो मैंडेट होता है। डेट्स ऑन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेड, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवाया गया तो उसकी डिटेल्स, एंड एनी अदर रेलिवेंट पर्टिकुलर्स। ये सारी डिटेल एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में कंपनी को इंक्लूड करनी है। बोलिए आया कि नहीं आया? तो कंपनी बेटा एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करेगी। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में जितने लोगों से डिपॉजिट लेती जाएगी इसकी एंट्री करती जाएगी। तनीषा से लिया, निशिता से लिया, सारांश से लिया, अभिनव से लिया, मोहित से लिया, जैसे जैसे डिपॉजिट लेते जाएंगे रजिस्टर के अंदर एंट्री होती जाएगी। क्लियर है? हाँ मोहित बताओ क्या पूछ रहे हो? मैंडेट चाहिए होता है ईसीएस कराने के लिए। ईसीएस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ईसीएस का मतलब होता है कि पैसा आपके अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एज अ केस में भी। पर डेबिट क्रेडिट करने के लिए मुझे आपके अकाउंट की क्या चाहिए? डिटेल्स। अब आपने डिटेल्स भी दे दी पर गलत दे दी तो हम मैं आपसे बोलूंगा, मान लो आप ईसीएस कराना चाहते हो, तो मैं कहूंगा अपने बैंक में जाके एक मैंडेट लेकर आओ। तो बैंक एक आपको मैंडेट देगा जिसमें आपका नाम, आपके अकाउंट की सारी डिटेल होगी और बैंक के सील और साइन होंगे। वो मैंडेट आप मुझे दे दोगे, उसके बेसिस पे आपकी अकाउंट डिटेल मैं अपने सिस्टम में ऐड कर दूंगा। फिर एवरी मंथ या ईयरली या क्वार्टरली ईसीएस के थ्रू मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है? तो ईसीएस कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मैंडेट चाहिए होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक चीज समझना, कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को क्या करना होता है समझना। जैसे फाइनेंशियल ईयर है बेटा 22-23, तो कंपनी को क्या करना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जितने डिपॉजिट्स लिए, जितने डिपॉजिट्स रिपे करे, उसकी पूरी एक डिटेल बनानी होती है। उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? मुझे बताओ रिटर्न वर्ड का क्या मतलब होता है? 50 बार बताया। रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। तो कंपनी को बेटा एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बनाना है। क्या बनाना है? और 1 साल का रिटर्न ऑफ डिपॉजिट अगले साल की, यानी 23-24, 22-23 की रिटर्न 23-24 की 30 जून यानी 30 जून 2023 तक आरओसी को आपको फाइल करना है। ये पॉइंट बोल रहा है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? हर कंपनी इस साल की क्या रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बनाएगी और वो अगली साल की 30 जून तक आरओसी को फाइल करेगी। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या है भाई? रिटर्न क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी पर्टिकुलर मैटर पे इंफॉर्मेशन आती है। अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आई होगी, नहीं आई, पर वहां आप इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ोगे। आप जीएसटी पढ़ोगे, जीएसटी में अभी तक जहां तक मुझे लगता है जीएसटी रिटर्न नहीं आई होगी, पर वहां भी जीएसटी रिटर्न आएगी। लॉ में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रिटर्न आ रही है। रिटर्न सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर मैटर पे बेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो ये कौन सी रिटर्न है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इसमें पूरे साल में जितने डिपॉजिट लिए और जितने रिपे किए उसकी एक रिटर्न बन जाती है। अगली साल की 30 जून तक आरओसी को फाइल हो जाती है। बोलिए आया क्या? यस सर। एवरी कंपनी टू विच दीज रूल्स अप्लाई शैल ऑनर बिफोर क्या? 30 जून ऑफ एवरी ईयर फाइल विद रजिस्ट्रार क्या? आर रिटर्न। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म डीपीटी 3। और साथ में फीस जमा होती है। फ्री में तो कुछ होता नहीं है, अलॉन्ग विद द फीस जो इन रूल्स में फिक्स है, एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014। तो देखो बेटा कहानी समझना। कहानी क्या? हर कंपनी जिसको ये रूल अप्लाई करते हैं ऑनर बिफोर 30 जून फाइल करेगी। किसको? आरओसी को। क्या फाइल करेगी? रिटर्न। कौन से फॉर्म में? डीपीटी 3 में। साथ में क्या जमा करेगी? फीस। फीस कितनी जमा करेगी? जो इन वाले रूल्स में लिखी हुई है। बताइए आया कि नहीं आया? अरे बोलो बेटा, आ गया? yes. और एक लास्ट पॉइंट है सर, डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा होगा, लेकिन मान लो कंपनी डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करने में डिले करती है। मान लो एक डिपॉजिट का मैच्योरिटी हुआ 1 जुलाई को। कब हुआ? और कंपनी ने पेमेंट किया मान लो 1 नवंबर को, तो कितना डिले हुआ? जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने डिले हुआ। तो लॉ बोला अगर कंपनी डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करने में डिले करती है तो जो ओवर ड्यू पीरियड है, उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे होगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, एट द रेट ऑफ विच इज अ ह्यूज रेट, विच इज अ ह्यूमंगस रेट, भयंकर है ये। बैंक में एफडी पे कितना ब्याज मिलता है आज की तारीख में? 5%, 4.5%, और आपको पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है? करीबन 4 गुना रेट हो गई, इतनी हाई रेट है। तो देखो 1 जुलाई तक जो इंटरेस्ट पे होगा वो तो नॉर्मल रेट से होगा, जो भी होगी, लेकिन जो आप जैसे डिपॉजिट क्या हुए ओवरड्यू, तो जो ओवरड्यू पीरियड है, ओवरड्यू पीरियड के लिए इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। याद रख पाओगे क्या? व्हाट डू मीन बाय ओवरड्यू पीरियड? ड्यू डेट के बाद का पीरियड, ड्यू डेट के, लिखो यहां पे, ओवरड्यू पीरियड मींस पीरियड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। Overdue period means period after due date of deposit. Overdue period means period after due date of deposit. Overdue period means period after due date of deposit. अब क्या लिखा है? Every company shall pay a penal rate of interest of 18% per annum for the overdue period in case of deposits. बस इतना सा ध्यान रखना। तो कंपनी को क्या करना है? पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी है 18% पर एनम की ओवरड्यू पीरियड के लिए। इतना सा आपको ध्यान रखना है। रख पाओगे या नहीं रख पाओगे बताओ? अरे आ गया बताओ? वेरी गुड। यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश होता है। अब फाइनली हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, सेक्शन 73। सेक्शन 73 में हमने पढ़ा कि अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करेगी। आ गया, मेन सेक्शन यही था। अब मैं आपको अगला सेक्शन पहले 76 पढ़ाऊंगा और 76A पढ़ाऊंगा। कौन सा पढ़ाऊंगा? 76 और 76A। अच्छा, अभी मैंने डिपॉजिट किससे लिए? मेंबर से लिए। कि क्या पब्लिक से ले सकता हूं? हाँ ले सकता हूं, या नहीं ले सकता हूं? देखेंगे, क्या पता क्या है। पर अभी किससे लिए? मेंबर से लिए। मेंबर से ले सकता हूं क्या? मेंबर से तो सर ले ही सकते हैं, पढ़ ही रहे हैं इतने दिनों से, तो मेंबर से तो ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट किसका आएगा? डिपॉजिट लेने का। किससे लेने की बात करेंगे अब की बार? डिपॉजिट। अब की बार बेटा डिपॉजिट लेने की बात करेंगे पब्लिक से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। हर कंपनी को नहीं अलाउड है, हर कंपनी को नहीं अलाउड है, सिर्फ कुछ ही कंपनीज को पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड है, नहीं तो बाकी कंपनीज के लिए पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड है। वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ अंकित बोलिए। तो आप ये पूछ रहे हो कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। वो डिपेंड करता है अग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ। चाहे आप बैंक से लोन लो, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, चाहे कंपनी का डिपॉजिट हो, ओवरड्यू इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेवी होगा कि नहीं होगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन लोन अग्रीमेंट। अगर लोन अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट लेवी होगा, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगा। बट अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पूछोगे तो जो इंटरेस्ट लेवी होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लेवी होता है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे भी लेवी होता है। ठीक है, चलिए, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, दैट विल डिपेंड अपॉन अग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि क्या हम डिपॉजिट ले सकते हैं पब्लिक से। तो इसमें पहले तो 73 का 1 आया। कौन आया? याद करो, ऊपर भी हम सेक्शन 73 पढ़े थे, लेकिन ऊपर 73 का 2 था। जब हम मेंबर से डिपॉजिट लेने की बात करे थे वो 73 का 2 था। वहां पे किसी ने मेरे से नहीं पूछा 73 का 1 क्या गया। बोला था क्या मैंने? कितना अच्छा हूं यार। चलो, तो रिस्ट्रिक्शन पूछा नहीं होगा, मैंने खुद ही बोला होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 73(1). 73(1) तो बोला पब्लिक से लेना ही नहीं, बोले बात करते, बोले बाहर में जाओ, लेना ही नहीं, नक्की बोले लेना ही नहीं। तो 73(1) तो क्या बोल रहा है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना ही नहीं है। सिर्फ इसने बोला 4 कंपनीज को अलाउड है। किन किन को? बैंक्स ले ले, बैंक्स तो लेंगे भाई, ये डिपॉजिट नहीं लेंगे तो जाएंगे कहां? इनका तो धंधा ही डिपॉजिट लेना है।
एनबीएफसी ले ले और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले ले, या कोई भी ऐसी कंपनी ले ले जिसे सीजी अलाउ करेगी बस। बोले इन 4 कंपनीज के अलावा हर प्रकार की कोई सी भी कंपनी हो, काली गोरी नीली पीली हरी या लाल, बोले उसके लिए पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड। बोले आया तो क्या लिखा है, नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बोले कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेगी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन किस पर अप्लाई नहीं होगा, सच रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई। किस पे अप्लाई नहीं हो रहा वाला, ये वाला रिस्ट्रिक्शन, ये वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई हो रहा बैंकिंग कंपनी पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी क्या हो गई एनबीएफसी, एनबीएफसी पे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है एनएचबी के पास, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास, और कोई भी अदर कंपनी जिसे किसने अलाउ किया हुआ है, सीजी ने अलाउ किया हुआ है। बोले इन 4 कंपनीज को छोड़ के टू द पॉइंट बात करो कि किसी भी कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड है, तो आप बोलोगे पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड है, किसी भी कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट 4 कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अलाउड है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक को अलाउड है, एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सीजी को अलाउड है। बोलिए आया, बाकी किसी भी कंपनी को अलाउड नहीं। ये तो बोला 73 का 1, फिर आया 76 बोला एलिजिबल कंपनी को भी अलाउड है। किसको अलाउड है, मतलब टोटल कितनी कंपनीज को अलाउड हो गया पब्लिक से डिपॉजिट लेना, 5 को, 5 कंपनीज को। 4 तो 73 में बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कंपनी स्पेसिफाइड बाय सीजी, इन 4 को तो अलाउ कर दिया 73 ने, और 76 ने किसको अलाउ किया, एलिजिबल कंपनी। लेकिन एलिजिबल कंपनी को डिपॉजिट लेना तब अलाउड है जब वो कुछ कंडीशंस पूरी करेगी, और वो कंडीशंस क्या, वो अभी हम 76 में पढ़ लेंगे। ठीक है, आओ 73 बना आ गया, पहले बताओ। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल तो उठता है, यहां से बेटा चालू हो गया सेक्शन 76, यहां पे ऊपर लिख लो सेक्शन 76 स्टार्ट्स, यहां से बेटा चालू हो गया सेक्शन 76। 73(1) बस इतना सा है कि पब्लिक से आप डिपॉजिट नहीं ले सकते और 4 कंपनीज को अलाउड है। अब यहां से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो गया, 76 बोला। सबसे पहला सवाल तो उठता है एलिजिबल कंपनी कौन है। भाई मैंने क्या बोला, पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकता है, एलिजिबल कंपनी। सवाल उठा एलिजिबल कंपनी कौन है, तो लॉ बोला 2 कंडीशन है, जब आप ये दोनों कंडीशन पूरी कर दोगे तो आपको एलिजिबल कंपनी मान लेंगे। कितनी कंडीशन है बताओ, और दोनों की दोनों पूरी कर लेंगे तो आपको क्या मान लेंगे, कंडीशन कितनी है, दोनों की दोनों पूरी कर ली तो आपको क्या मान लेंगे, कंडीशन कितनी है, दोनों की दोनों पूरी कर ली तो आपको क्या मान लेंगे। पहली कंडीशन है आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, आपकी कंपनी एक, पहली कंडीशन है कहां गई, कंपनी एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी क्या होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी। दूसरी कंडीशन है कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो, कंपनी का टर्नओवर, सॉरी कंपनी का नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़, कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़, या कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़, या कंपनी का, अब सुनो मेरी बात सुनो, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन है नेटवर्थ और टर्नओवर की, लेकिन नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में और है, दिख रहा है क्या नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में और, ये रहा, नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में और है। तो नेटवर्थ या तो 100 करोड़ हो या टर्नओवर 500 करोड़ हो, एंड मेरी कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी है तो मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, एलिजिबल। मतलब पब्लिक कंपनी होनी चाहिए एक कंडीशन ही हो गई, एंड दूसरी कंडीशन के हो गए 2 पार्ट, या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़, और उन दोनों पार्ट में से सेटिस्फाई करना है कोई भी एक पार्ट। ये बड़ा मेजर कंफ्यूजन होता है, बच्चे मेजर गलती करते हैं इस पॉइंट में एग्जाम में। ये तो हो गई कंडीशन 1। कंडीशन 1 तो क्या हो गई, मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। ये हो गई कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है कि द नेटवर्थ और टर्नओवर ऑफ द कंपनी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। बोले कंपनी का नेटवर्थ या टर्नओवर उतना होना चाहिए जितना प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब कहां होगा, रूल्स में। अब रूल्स क्या बोले, फॉर दिस पर्पज द प्रिस्क्राइब लिमिट्स आर प्रिस्क्राइब नेटवर्थ ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, प्रिस्क्राइब टर्नओवर ऑफ
500 करोड़ और मोर। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में तो है एंड, मतलब दोनों कंडीशन पूरी करनी है। और नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में है और, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज, तो या तो नेटवर्थ 100 करोड़ हो या टर्नओवर 500 करोड़ हो। एंड अगर मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मेरी कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, एलिजिबल कंपनी, और मैं पब्लिक से क्या ले पाऊंगा, डिपॉजिट्स। बोलिए आया कि नहीं आया? कोई क्वेरी यहां तक? कोई क्वेरी यहां तक? नहीं सर, यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं। अब आ गई कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। क्या आ गई? कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अगर आप क्या लेना चाहते हो, डिपॉजिट्स, और किससे डिपॉजिट लेना चाहते हो, पब्लिक से, तो आपको क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी? कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अगर आप क्या लेना चाहते हो, डिपॉजिट्स, और किससे लेना चाहते हो, पब्लिक से, कौन सी कंपनी, एलिजिबल कंपनी। सुनो मेरी बात, ये जो कंडीशंस हम पढ़ेंगे वो सिर्फ किसके लिए है? सर ये कंडीशन बैंकिंग कंपनी के लिए या एनबीएफसी के लिए या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नहीं है। सेक्शन 76 में जो एलिजिबल कंपनीज है वो अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती हैं तो फिर उनको क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया? अब इसमें यही लिखा हुआ वो सारी कंडीशन पूरी करो जो कंडीशन आपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए पूरी करी थी। देखो यहां क्या लिखा है, ए पॉइंट, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73(2). 73(2) निकालो आप अपनी बुक में, 73(2) निकालो आप अपनी बुक में। मैं पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर 5.4। 5.4 के अंदर सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट ही है, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर 73(2). दिख गया? उसमें ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जी तक 7 पॉइंट है। देखो दिख गए क्या? ए पॉइंट तो है बोले रेजोल्यूशन पास करना है। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, आई विल डिस्कस टुमारो, कल डिस्कस कर लेंगे अभी। तो ए पॉइंट तो रेजोल्यूशन पास करना है। बी पॉइंट क्या था? बी पॉइंट क्या था? जो भी रूल बनाए जाएंगे उनसे कंप्लाई करना है। सी पॉइंट क्या था? सी पॉइंट क्या था? मेंबर्स को सर्कुलर भेजना। अब यहां पे मेंबर्स की जगह सर्कुलर किसको भेज देंगे, पब्लिक को भेज देंगे। डी पॉइंट क्या था? डी पॉइंट क्या था? फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। तो बोले जिस दिन मेंबर, यहां पे पब्लिक को सर्कुलर इशू करोगे उससे कम से कम 30 डेज पहले उस सर्कुलर की कॉपी आरओसी को फाइल हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट क्या था? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। याद है अगली साल जितने डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% अमाउंट इस साल की 30 अप्रैल तक हमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना है विद शेड्यूल बैंक। याद आया क्या? ये वो वाला पॉइंट था। फिर नेक्स्ट क्या है? क्या होता है सर्टिफिकेशन में कि बोले हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया या हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया था, डिफॉल्ट को मेड गुड भी कर दिया और जिस दिन डिफॉल्ट को मेड गुड किया था उसे एक्सपायर हुए 5 साल हो चुके हैं। याद आया? कितने कंडीशन हो गए? छठी क्या है? सिक्योर डिपॉजिट। और लास्ट क्या है? 7 हो गई क्या? चलो ठीक है। तो ये सातों की सातों कंडीशन आपको तब भी पूरी करनी है जब आप डिपॉजिट किससे लोगे, पब्लिक से। तो क्या लिखा है? The company shall comply with all the legal requirements contained in section 73(2), that is conditions for accepting deposit from the members। और पेपर में बस इतना ही लिखना, इमोशनल मत हो जाना कि ले मेरे को 73(2) आता ले, दमादम 73(2) लिखना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? तो 73(2) एक्सप्लेन करना मत चालू कर देना पेपर में। बस पेपर में इतना ही लिखना कि अगर एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो एलिजिबल कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए वो सारी कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी जो सेक्शन 73(2) में थी मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए। बस इतना लिखकर आओगे पेपर में, एक्सप्लेन नहीं करना 73(2) को। हाँ पेपर में क्वेश्चन ही बोल दे कि आप 73(2) भी एक्सप्लेन करो तब करना, फिर तो कोई बात ही नहीं। बोलिए आया क्या? कंपनी को कंप्लाई करना है ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट से, जो कौन से सेक्शन में है? 73(2) में। इतना सा पॉइंट हो गया। अगेन यहां पे सीजी रूल्स बनाएगी, कंप्लाई करना। अगेन यहाँ रूल्स बने हुए नीचे गिवन है, हम पढ़ लेंगे। अगेन यहाँ रूल्स बने हुए नीचे लिखे हुए हम पढ़ लेंगे। तो कंप्लायंस विद रूल्स, द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच रूल्स एज में बी। कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीजी प्रिस्क्राइब करेगी आरबीआई से पूछ के, प्रिस्क्राइब बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब आपको याद हो
तो जब मैंने क्लास में आपको 73 का 2 पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्लास में 73 का 2 पढ़ाया था, तो 73 2 का मतलब पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग बताई थी। कितने लोगों को याद है क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट? हैंड रेज करो। एक जने को याद है, 2 जने को याद है, 3 जने को, 4 जन को, 5 जन को, बस 5 ही जनों को याद है, और किसी को नहीं याद? 6 जनों को बस। चलो आप बताओ बेटा। यस, क्रेडिट रेटिंग कैसे होती है? जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस। डिपेंड्स कि आप आइक्रा से करा रहे हो या क्राइसिस से करा रहे हो। मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री में बहुत सारी अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करती हैं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करके उसको रेटिंग देती हैं। आपकी रेटिंग जितनी ज्यादा हाई है उसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी है। अब मैंने बताया था अगर कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो कंपनी को क्या करानी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग। सेम पॉइंट यहां लिखा हुआ है। अगर कंपनी को पब्लिक से भी डिपॉजिट लेने हैं तो कंपनी को क्या करानी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग कराएगी एक अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ही कराएगी और हर साल करानी होगी। कितने साल? हर साल। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस साल डिपॉजिट लिए बस उस साल क्रेडिट रेटिंग हुई। क्रेडिट रेटिंग हर साल होती है जब तक डिपॉजिट रीपे नहीं होते। तो मान लो आपने डिपॉजिट लिए रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स, तो फर्स्ट ईयर में भी रेटिंग होगी, सेकंड ईयर में भी रेटिंग होगी और थर्ड ईयर में होगी। उसके बाद आपने नए डिपॉजिट ले लिए तो वापस से रेटिंग होती जाएगी। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना सा लिखा है, कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो उसे क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी। बोले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। बोले क्रेडिट रेटिंग हर साल करानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोले क्रेडिट रेटिंग देते वक्त एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाएगा, उसकी लिक्विडिटी होती है उसके पास अवेलेबल कैश कितना है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाएगा, अवेलेबल कैश को देखा जाएगा और उसको देखते हुए उसको क्या ग्रांट की जाएगी? क्रेडिट रेटिंग ग्रांट की जाएगी। बोलिए आया कि नहीं आया? तो देखिए क्या लिखा है, रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स। रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, तो रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स में क्या लिखा है बेटा? इसको रीड करना। द कंपनी शैल ऑब्टेन रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिपॉजिट। ठीक है, रेटिंग किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के दी जाती है? द रेटिंग शैल इंक्लूड नेटवर्थ ऑफ कंपनी। अब जिस कंपनी की नेटवर्थ जितनी ज्यादा होगी रेटिंग उतनी ज्यादा होगी। नेटवर्थ क्या होती है पता है आपको? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। या नेटवर्थ को निकालने का एक और तरीका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस उसमें से कोई डेफर्ड एक्सपेंसेस है, तो वो आजकल होते नहीं है पर। तो द रेटिंग शैल इंक्लूड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की लिक्विडिटी देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कंपनी में एबिलिटी है क्या रीपे करने की डिपॉजिट। जितनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी मेरे में डिपॉजिट रीपे करने की है मेरी रेटिंग उतनी हाई होगी। एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे द डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेट। रेटिंग से क्या होगा? फायदा है, सेफ्टी रहती है। आज मान लो किसी कंपनी की रेटिंग खराब आई तो मैं उसको जाकर डिपॉजिट दूंगा ही नहीं। तो द रेटिंग इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी। रेटिंग किससे करानी? अप्रूव्ड एजेंसीज से, यानी किसी से भी करा ली। द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और मैंने 2 रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के एग्जांपल भी लिखाए थे, एक तो आइक्रा ICRA और एक क्राइसिल CRISIL। क्लियर है? इनकी सबकी वेबसाइट बनी हुई है, कभी टाइम मिले तो गूगल करना, आगे इधर देखना। पर आप लोग तो बिजी रहते हो, इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा जरूरी है, छोड़ो मत करना। जरूरी है बेटा, स्नैपचैट बना के भेजना। चलो विद फिल्टर्स। आइए इधर। हाँ नहीं, बोलो बोलो बोल लो। हाँ हाँ बोलना, अरे बोलना बेटा। तो खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जा, बिठाऊंगा नहीं अब रिमेनिंग क्लास में। इधर देखना, द रेटिंग गिवन टू द कंपनी। बैठो। द रेटिंग गिवन टू द कंपनी किसको इन्फॉर्म करनी है? पब्लिक को। पब्लिक को नहीं इन्फॉर्म करोगे तो क्या फायदा है? बोले चुपचाप करा लिया हमने तो सीक्रेट में, ऐसे थोड़ी होता है। द रेटिंग गिवन टू द कंपनी शैल बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक। किस टाइम? जब डिपॉजिट लेंगे, एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। एंड द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन, देखो मैंने बताई थी बात, एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। आ गए होंगे सारे पॉइंट समझ में? ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे का? अमन का? एनीबडी एल्स? ठीक है, बोलो अमन फटाफट। कौन सा सेकंड पॉइंट? एक सेकंड, हाँ बोलो।
हाँ हाँ क्या दोनों नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। आरबीआई से सिर्फ कंसल्टेंसी ली जा रही है, कंसल्टेशन कर रहे हैं। वहां सीजी है तो यहां भी सीजी है, बस यहां आरबीआई से कंसल्टेंसी करनी है। हाँ वो तो देगा ही, क्योंकि ये कंडीशन दो बार लिखी है लॉ में, एक बार 73(2) में लिखी है और फिर एक बार 76 में लिखी है। तो 76 का जब आप रेफरेंस दोगे तो 76 वाला पॉइंट भी लिखोगे और 73(2) का रेफरेंस दोगे तो उसका भी पॉइंट लिखोगे। हाँ अब वो ठीक है, नहीं दे रखा तो क्या करें बताओ। मैं गलत नहीं है, सही है। सेक्शन का रेफरेंस नहीं देने से पॉइंट थोड़ी गलत हो जाता है भाई, फिर तो सही है ना, फिर गलत कैसे हुआ। अब चाह क्या रहे हो, पागल हो गया यार। चलो सेक्शन का रेफरेंस दे रखा तो वैसे भी सही है और नहीं दे रखा तो गलत। गलत नहीं है, सेक्शन का रेफरेंस देना कोई जरूरी थोड़ी है। आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इधर देखो, ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर चार्ज। मिल रहा है क्या ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर चार्ज? अरे मिल रहा है क्या? ये पॉइंट बेटा हम लोग चैप्टर 6 के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ये एक बार चैप्टर 6 लिख के छोड़ दो। चैप्टर 6 का नाम देखोगे जाके तो एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नाम है। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नाम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चलो ये 5th पॉइंट मत पढ़ो, इसमें दिमाग लगाऊंगा। अब बेटा सुनना मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक हो गया एलिजिबल कंपनी, एक हो गया ये वाला पॉइंट। यहां तक आ गया। अब आते हैं रूल्स। रूल्स पढ़ाना चालू करूंगा, रूल्स पढ़ाना चालू करूंगा। अच्छा याद है कल डिपॉजिट्स मैंने पढ़ाए थे, तो डिपॉजिट्स लेने की मैक्सिमम लिमिट क्या थी? 35%। 35% किसका था? पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का और सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सर यहां जो लिमिट है, यहां जो लिमिट है डिपॉजिट लेने की, यहां लिमिट कितनी है? वहां तो कितनी थी सर? यहां भी लिमिट 35% ही है, यहां भी लिमिट 35% ही है। अब यहां इन्होंने बोला जो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो तो मेंबर से नहीं लोगे। तो बोले पब्लिक से और मेंबर से मिलाकर टोटल डिपॉजिट आप लोगे 35%। 35% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। और 35% में भी दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। 10% तो आप लेना मेंबर से और 25% आप लेना पब्लिक से। मतलब ओवरऑल लिमिट तो हो गई 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। उसमें 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम मेंबर से ले लेना और 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम पब्लिक से ले लेना। बोलो आया? मतलब ओवरऑल लिमिट वहां भी 35 है, यहां भी 35 है। बट मान लो सिर्फ मेंबर से ले रहे हैं तो बस सेक्शन 73 लगेगा और ओवरऑल लिमिट 35 हो गई। मान लो मेंबर और पब्लिक दोनों से ले रहे हैं तो 10% मेंबर से और 25% पब्लिक से, टोटल कितना हो जाएगा? और ये लिमिट है सभी कंपनीज पे एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी पे लिमिट है 35%। कितनी है? ओवरऑल। अब 35 पूरे मेंबर से लो, 35 पूरे पब्लिक से लो, आधे मेंबर से लो, आधे पब्लिक से लो, वो गवर्नमेंट कंपनी की मर्जी। मतलब हो क्या गया? गवर्नमेंट कंपनी के अलावा तो फिक्स हो गया कि 35 में से 10 मेंबर से लेना है और 25 पब्लिक से लेना है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में टोटल 35 लेना है। पब्लिक से कितना लेना है, गवर्नमेंट से कितना, सॉरी पब्लिक से कितना लेना है, मेंबर से कितना लेना है, वो आपका मर्जी है। बोलिए आया कि नहीं आया लेवल? बोलो आया? टेन्योर हम यहां नहीं पढ़ेंगे, सेम एज अबव है। मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना। और जहां शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, जहां शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो रिपेबल है, जो क्या है? रिपेबल है, और आपको चाहते हो कि आप उनको अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए पूरा करो, यूज करो, तो ऐसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को आप रिपेबल रख सकते हो मिनिमम 3 मंथ्स में। पर वो डिपॉजिट मैक्सिमम कितने होंगे? 10%। वो लिमिट सब सेम है। क्लियर है क्या? बस यहां पे क्या चेंज हुई? अमाउंट वाली लिमिट। अमाउंट वाली लिमिट भी ओवरऑल चेंज नहीं हुई। ओवरऑल लिमिट तो यहां भी बस 35 में 10 मेंबर्स और 25, और गवर्नमेंट कंपनी है तो टोटल कितना लेना है? मेंबर से जितना लेना है ले लो, पब्लिक से जितना लेना है ले लो। बोलो आया? पढ़ना देखो। नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू
एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कितना कितना डिपॉजिट, कितना पढ़ो, इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग ऑन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ सच डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एक्सीड्स कितना 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ द कंपनी। ये नेगेटिव लैंग्वेज लिखी है, कुल मिला के बोला इससे ज्यादा नहीं लेना, तो लेना कितना है 10%। किससे, मेंबर से। 10% किसका, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का। और पब्लिक से लेंगे तो एनी अदर डिपॉजिट, ये एनी अदर डिपॉजिट हो गया फ्रॉम पब्लिक। सब मेंबर्स के अलावा बचा ही कौन, पब्लिक ही तो बच गई। इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ सच अदर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग इन डेट ऑफ रिन्यूअल एक्सीड्स कितना 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो देखो यहां लिमिट कितनी हो गई 25% पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो 25 ये और 10 ये, ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई 35 हो गई कि नहीं हो गई बताओ, अरे हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या हिसाब है, ओवरऑल 35 है। नो गवर्नमेंट कंपनी eligible to accept deposit shall accept or renew any deposit if the amount of deposit together with the amount of other deposit outstanding on date of acceptance or renewal exceeds कितना 35% of aggregate of paid up share capital free reserve and securities premium account of the company। इसमें एरो लगा के एक्सप्लेन करना। out of 35% any proportion can be accepted from members and public। out of 35% any proportion can be accepted from members or public। out of 35% any proportion can be accepted from members or public। out of 35% any proportion can be accepted from members or public। out of 35% any percentage can be accepted from members or public। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ। किसमें, ऊपर वाले केस में, गवर्नमेंट कंपनी में तो कितना भी ले लो, ऊपर वाले केस में सिर्फ पब्लिक से लोगे तो 25, बचा हुआ 10 मेंबर से ही लेना पड़ेगा। और या फिर मत लो, लेना है तो मेंबर से लो वरना मत लो, या सिर्फ मेंबर से ले लो तो 10% ही लेना, बचा हुआ 25% किससे लेना, पब्लिक से। और पब्लिक से नहीं लेना तो मत लेना, बात का मतलब एलिजिबल कंपनी के केस में फिक्स है 10 + 25, और गवर्नमेंट कंपनी है तो टोटल 35। यहां तक क्लियर है, बोलिए आया, और कोई क्वेरी किसी की, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। अब हम एक काम करेंगे, कल जब आएंगे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कोई बहुत ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको डिपॉजिट ट्रस्टीज के रूल पढ़ने दिए थे, ठीक है, तो कौन बताएगा, आप बताना, खड़े होना। डिपॉजिट ट्रस्टीज और बंद कर दो प्लीज बुक सब। डिपॉजिट ट्रस्टीज और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोविजंस में क्या डिफरेंस मिला आपको? और डिपॉजिट ट्रस्टी में नहीं है। मेन डिफरेंस यही है, डिबेंचर ट्रस्टीज के केस में पिक्यूनरी रिलेशनशिप की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा आपका पिक्यूनरी रिलेशन है तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हो। डिपॉजिट ट्रस्टीज के केस में अगर 1 रुपए का भी आपका पिक्यूनरी रिलेशनशिप होगा तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि डिपॉजिट ट्रस्टीज के केस में पिक्यूनरी रिलेशनशिप के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन करने दिए थे होमवर्क में, 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको रीड करने ही बोल दिए थे क्योंकि डायरेक्ट ही थे। मैंने कॉपी में करने के लिए एक ही क्वेश्चन बोला था, जहां तक मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 5। निकाल लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में। अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो वो भी मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, और सोल्यूशन तो मैं जो चेक करूंगा वो करूंगा ही। तो मेरे को एक बार बुक दे दीजिए प्लीज। नंबर 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल बेटा 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। इसमें से पहला वाला पार्ट आ गया
ठीक है, दूसरा वाला पार्ट आ गया, Yes, sir. तीसरा वाला पार्ट सर ये अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है। थर्ड वाले पॉइंट का सेक्शन है 76A, पेनल्टी पूछ रहा है, तो वो हम कल पढ़ लेंगे, तब आपको आ जाएगा। फोर्थ वाला आ गया, और फिफ्थ वाला अभी मैंने आज पढ़ा दिया है। इज इट इन ऑर्डर फॉर डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड to accept and renew deposits from the public from time to time? Yes. As per section 73 subsection 1, no company shall accept deposits from public. However, banking company, housing finance company and NBFCs can accept deposits from public. Since Diamond Housing Finance Limited is a housing finance company, it can accept and renew deposits from the public from time to time. तो फिफ्थ वाला हमने आज पढ़ लिया, इसका आंसर आज आप लिख लें अपनी कॉपी में ध्यान से। थर्ड वाला हम लोग कल पढ़ लेंगे, तब आप लिख लेना। एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में कोई क्वेरी है? चलिए, अच्छा, अब आज का होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, और कुछ भी नहीं दे रहा हूं। आज का होमवर्क है एक क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। कर लोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7? कर लोगे क्या? हाँ बेटा, क्या चीज? हाँ, ये छोटे मोटे डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वही है। ऐसे तो एक दो छोटे छोटे माइनर पॉइंट और भी हैं, बिल्कुल डेफिनेटली है, अग्रीड, मैं आपसे अग्रीड। अरे हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे हैं एक दो। बेनिफिशियरी वाला कौन सा? अच्छा, शेयर होल्डर वाला, वो तो होना ही है ना, ऑब्वियस है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी रुक जाओ, पहले होमवर्क चेक करूंगा मैं, अपना होमवर्क निकाल लीजिए। जिसने होमवर्क ना किया हो खड़े हो जाए, एक्सेप्ट वो लोग जो छुट्टी पे थे, एक्सेप्ट वो लोग जो छुट्टी पे थे। जिसने होमवर्क ना किया हो प्लीज खड़े हो जाए। सबने कर लिया है? पक्का? चलिए एक बार चेक कर लेता हूं मैं फटाफट से। आप ये पैराग्राफ में क्यों आंसर लिख रहे हैं? पॉइंट में लिखो भाई। चलो आपका बताइए, आपका? ठीक है, आपका बोलिए। ठीक है, आपका बताइए इधर से। हाँ जी, आपका बताइए। उसमें क्या डाउट है बताना, मैं क्या डाउट आया था बताना। आप बताओ फोर्थ में क्या डाउट है, आप बोलो जब तक। हाँ बताओ क्या डाउट था फोर्थ में। तो आप समझ लिया ना, बताओ तो सही क्या डाउट था और क्या समझ में आया, दोनों बताओ ना। वेट कर रहा हूं मैं, क्या डाउट था और क्या समझ में आया ये बता दो, इतना सा पूछ रहा हूं आपसे। क्या समझा आपने? समझ लिया ना, आप बोल रहे हो तो क्या समझा बताओ ना। ठीक है, वेरी गुड, कर लेना अब आप इसको, छोड़ना मत। आप बताओ। ठीक है, आपका होमवर्क। ठीक है, आपका? आप लोग छोड़ दो सर, आपकी बस बस की एनईसी है। हाँ भाई, हर दूसरे दिन छुट्टियां करते हैं हम लोग। मजाक लग रही है तो सॉरी बेटा। आपका बताइए। आप लोग का तो हो गया, अच्छा चेक इधर से कर ही लिया मैंने। हाँ, मेरी भी बोतल ले जाना, उधर रखिए। आपका उधर रखिए टेबल पे। आपका? आप दोनों तो आज से आए हैं, आपका बताइए। ठीक है, कर लिया सबने? चलिए बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे आगे लॉ के अंदर, कोई डाउट नहीं है ना? और इसके अलावा